Hello everyone. So this is lecture number 5 of mole concept, also known as some basic concepts of chemistry. और इस लेक्चर में इन कंटिन्यूएशन विद आवर प्रीवियस लेक्चर्स हम कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक 4 लेक्चर्स इस चैप्टर के हो चुके हैं, जैसा कि आपको मालूम है। शुरुआत फर्स्ट लेक्चर वाज मेनली इंट्रोडक्टरी इन नेचर, देन इन the V part of first lecture, and in lecture number 2 we discussed about the laws of chemical combination. हमने laws discuss किए। फिर उसके बाद में लेक्चर 3 में हमने मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया। लेक्चर 4 में मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम, उसी को लेके थोड़ा और बढ़ाया, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, कुछ प्रॉब्लम्स किए। तो ये सिलसिला हमारा और आगे बढ़ रहा है। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे हमने, आइए सबसे पहले उनको देखते हैं। बहुत ही कम लोगों ने, मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि कम बच्चों ने ही अभी तक के होमवर्क का सॉल्यूशन भेजा है। ठीक, सो ऑल्दो इट्स बीन 24 आवर्स, बट कम बच्चों ने ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेजा है। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो बहुत ख़राब चीज़ है। प्रोक्रेस्टिनेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि टाल देना। ठीक, ये काम कर लो, अच्छा हाँ अभी कर रहा हूँ, कर लेंगे, अभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, अभी पढ़ने बैठो तो हाँ अभी अभी आधे घंटे बाद शुरू करता हूँ, अभी 1 घंटे बाद पढ़ लूँगा। जिसका कि ये हैबिट रही, जिसका ये एटीट्यूड रहा, जब तक आपका गो गेटर वाला एटीट्यूड, विनर वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा, तब तक के बात बनने वाली है नहीं। तो बिल्कुल अपने अंदर एनर्जी लेकर आइए। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, जो एनर्जेटिक लोग रहेंगे वही, जो मेहनती लोग रहेंगे वही अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम ये सवाल देखते हैं। कई लोगों ने सही भी किया, कई लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, वो बार बार गलत कर रहे थे। तो ध्यान से सवाल पढ़ना है। फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 66 फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 66% प्योर अमोनियम सल्फेट सैंपल। ठीक, देखिए सवाल को पहले हमको समझना है। सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल ये कह रहा है कि मेरे पास में एक 100 ग्राम का सैंपल है, अगर है, मान लीजिए, ये नहीं कहा है 100 ग्राम है, बट समझाने के लिए सोचिए। तो उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि उसमें से केवल 66% ही प्योर है, जो कि काम की चीज़ है, अमोनियम सल्फेट है, बाकी इम्प्योर है। यानी कि अगर ये जैसे मेरा सैंपल था, मान ली वाइट कलर का ही रहता है अमोनियम सल्फेट सॉल्ट, तो बस यही जो है वो उसके अंदर काम की चीज़ है, आपके 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट, और बाकी कुछ इम्प्योरिटी है, कुछ और है, कुछ और नमक मिला दिया होगा, कुछ और कर दिया होगा, इम्प्योरिटी कर दी होगी। ठीक, वो नहीं है। अब सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितना है। सबसे पहले तो हमको ये निकालना है, और उतना ही नाइट्रोजन केवल 66 ग्राम में ही नहीं, उतना ही नाइट्रोजन 100 ग्राम में भी होगा, क्योंकि और तो कहीं नाइट्रोजन है नहीं भाई। 100 ग्राम अगर सैंपल लिया हुआ था, उनमें 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट है, 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट है, और उसमें कुछ नाइट्रोजन है, और वही 100 ग्राम में नाइट्रोजन है, क्योंकि बाकी तो कुछ उसमें मिलावटें हुई भी हैं। तो आइए, अगर मुझको ये समझ में आया तो मैं सवाल शुरू करता हूँ। ठीक, इसका मैंने पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो कितना आया? 132 ग्राम्स। तो अब अगर मेरे पास 1 मोल अमोनियम सल्फेट है तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 132 ग्राम्स पर मोल। 1 मोल अगर अमोनियम सल्फेट है तो 2 मोल मेरे पास में नाइट्रोजन है। 2 मोल नाइट्रोजन। आप कहेंगे ये कैसे 2 मोल नाइट्रोजन कैसे? जी हाँ, 2 मोल नाइट्रोजन, क्योंकि फार्मूला ये बता रहा है कि NH4 होल ट्वाइस SO4, यानी 2 नाइट्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन। तो 1 नाइट्रोजन का 1 मोल का मास होता है N का 14 ग्राम्स, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम्स। तो अगर मेरे पास में 132 ग्राम अमोनियम सल्फेट यानी कि 1 मोल है, तो उसमें 2 मोल नाइट्रोजन यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 132 से दोनों साइड डिवाइड किया, तो यानी अगर 1 ग्राम मेरे पास में अमोनियम सल्फेट है तो 132 से डिवाइड किया हुआ है, 28/132 ग्राम मेरे पास में क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक, 66 से मल्टीप्लाई किया, यानी अगर मेरे पास 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट है तो इसका मतलब क्या है? 28/132 इंटू 66 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। जब कैलकुलेशन करेंगे ज़्यादा टफ नहीं है,
आसानी से आ जाएगा। 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी आप ऐसे समझिए 66 ग्राम ऑफ सैंपल में 14 ग्राम नाइट्रोजन है। 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट में 14 ग्राम नाइट्रोजन है, बट वो परसेंटेज नहीं हो गई नाइट्रोजन की परसेंटेज। नाइट्रोजन की परसेंटेज उन्होंने सैंपल में पूछी है, अमोनियम सल्फेट में नहीं, सैंपल में। तो पहले तो 100 ग्राम का सैंपल, उसमें 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट, उस 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट में 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो सैंपल में परसेंटेज कितनी हो गई? 14 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल और इनटू 100 यानी 14%। तो आंसर क्या है? 14%। जो लोग अमोनियम सल्फेट में निकाल रहे होंगे वो गलती कर रहे होंगे, वो 14 अपॉन जो है वो 66 कर रहे होंगे, तब कर रहे होंगे वो, दे वुड बी अराइविंग एट द रॉन्ग आंसर। नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक, ये हो गया। और देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस थे हमारे, दो और क्वेश्चंस थे, उनको देखें। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये हमने कर दिया था लास्ट लेक्चर में। फिर एक और क्वेश्चन ये था कि 2240 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस एट NTP। यहाँ पर उन्होंने पूछे हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का घबराना नहीं है बिल्कुल भी अपने को। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है हमारे पास में वॉल्यूम एट NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। अब ये फार्मूला तो लिखा हुआ है, मैं चाहूँगा उस फार्मूले के पास में आप कॉपी में अपनी, अभी मैं चाहूँगा कि कॉपी में सारे बच्चे वीडियो पॉज करके कॉपी में ये वाला फार्मूला भी लिख लें कि नंबर ऑफ मोल्स और किसके बराबर है? वॉल्यूम एट NTP इन मिलीलीटर्स और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स के बजाय अगर मिलीलीटर लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22400 मिलीलीटर। ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, इससे भी मोल्स निकल सकते हैं, गैसियस मोल्स निकल सकते हैं। बस अंतर क्या है? पिछली बार लीटर में लिया था, इस बार किस में लिया है? मिलीलीटर में लिया है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, वॉल्यूम एट NTP इन ml डिवाइडेड बाई 22400 22400 ml, 22400 ऐसे करके याद रखें। तो अब आइए देखिए, वॉल्यूम दे रखी है हमको, कैलकुलेशन भी टफ नहीं करिए। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 2240 ml डिवाइडेड बाई 22400 22400। तो ये क्या हो गया? 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स। ठीक, तीसरा पार्ट है, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखिए 18 ml ऑफ H2O, ये करते हैं अच्छा 18 ml है, 18 अपॉन 22400। गलत है, आप गलत कर रहे हैं, सब कुछ नहीं करना आपको। देखिए वो सारे फॉर्मूले जो एप्लीकेबल हैं वो गैशियस सिस्टम के लिए अवेलेबल है, गैशियस मोल्स के लिए अवेलेबल है। वाटर तो यार हमको मालूम है लिक्विड है भाई, वाटर लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पे अगर NTP कंडीशन में भी ले रहे हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप ले रहे हैं तो उसमें वाटर आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, बर्फ मान ली पिघल के या नॉर्मल हालात में, तो वहाँ डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दे रखी है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम 18 ml दे रखी है, तो ये आपके जब निकालेंगे तो 18 ग्राम मास है पानी का। अब 18 ग्राम मास है तो इसमें मोल्स कितने हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन पानी का तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 18 ही है, 2 + 16 18 ग्राम्स, तो 18 अपॉन 18 यानी 1 मोल। तो आंसर यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगाना, ये लिक्विड है भाई, गैस थोड़ी है। ठीक, तो ये हमारे कुछ शुरुआती सवाल थे जो कि हमने देखे। देखिए कुछ ये क्वेश्चंस हैं, ये फिर से हमारे अगली क्लास का होमवर्क बन गए हैं, इन सवालों को देखना है। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो 48 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर पूछा है कि 48 ग्राम में ही कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, ये दो चीज़ पूछी है। ठीक, 48 ग्राम ओजोन में कितने आपके मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के और कितने एटम्स हैं। ठीक, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम्स ऑफ ओजोन। अब एटम किसके होंगे? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के। कितने एटम्स हैं वो बताने। ठीक, अगला क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मिथेन आर टेकन इन अ कंटेनर इन आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर ये सब क्या है? सेम है। ठीक, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। तो फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दी गैसेस। ठीक, फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दी गैसेस, वो रेशियो फाइंड करना है कि जिस रेशियो में इनको किस डिब्बे में रखा गया है, सेम प्रकार के डिब्बे में रखा गया है, अलग अलग टाइप के डिब्बे में रखा गया है, उसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का रेशियो आपको फाइंड करना है। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स और मोल कंसेप्ट दोनों इसमें लगेंगे। अगर दोनों किसी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी वो ये सवाल कर पाएगा।
ठीक। सो अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ और अच्छी बातें जानते हैं जो कि किताब में अलग अलग जगह दे रखी हैं, उनको जानने की और समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, अभी फिजिक्स वाले सर भी आपको पढ़ा रहे होंगे, सक्षम सर। ठीक, और एरिया ऑब्वियसली जो है वो एसआई यूनिट उसकी मीटर स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो अगर आप देखिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी एसआई यूनिट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, ऑल्सो नोन एज पा। पा, ये अमिताभ बच्चन वाली मूवी नहीं है पा, वैसे अच्छी मूवी थी वो, आप देख सकते हैं, इट वॉज अ नाइस मूवी। कम ही मूवी अच्छी रहती हैं बॉलीवुड की, बट कुछ कुछ अच्छी होती भी हैं। तो पास्कल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पा। ठीक, अब 1 पा इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई अगर हमसे पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो हमारा आंसर क्या होगा, पास्कल। ठीक, सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल। ठीक, उसका सिंबल क्या है, पा। बट जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है आपके प्रेशर की वो पास्कल नहीं है, बल्कि वो क्या है, एटीएम। पेटीएम नहीं, गूगल पे नहीं, ठीक, एटीएम। एटीएम, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में क्या लिख दिया है, एटीएम। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1,01,325 पास्कल। तो 1 एटीएम किसके बराबर होता है, अगर मैं उसको पावर्स में ऐसे करके भी लिख दूंगा तो भी हो जाएगा, 1,01,325 पास्कल। ये आपके कॉमनली ज़्यादा जो यूनिट यूज़ हो रही होती है वो, अभी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है इस पर, अभी करेंगे आगे, 5-10 मिनट में पहुंचेंगे वहाँ पे। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1,01,325, या पावर ऐसे करके लिख दिया तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक, ये इसके अलावा एक और भी प्रेशर की यूनिट होती है, बार। बार, तो 1 बार जो है वो किसके बराबर होता है, 1,00,000 पास्कल। वो क्या था, देखिए 1 एटीएम कितना था, 1,01,325 पास्कल, और ये कितना है, 1,00,000 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल, 1,00,000 पास्कल, 1 बार। ठीक, तो अब एटीएम और बार में क्या रिलेशन है, देखिए एटीएम थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मैं कहूँगा अच्छा 1 एटीएम में कितने पास्कल है, तो आप कहेंगे 1,01,325, और मैं कहूँ 1 बार में कितने पास्कल है, तो 1,00,000। तो दोनों में डिफरेंस आ गया कितना, 1,325 का। तो अब एटीएम और बार में क्या रिलेशन है, देखिए 1 एटीएम इसके बराबर था 10 की पावर 5 पास्कल, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 बार। तो ये कितना हो गया, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से एक और बहुत कॉमनली यूज यूनिट आपके जो प्रेशर की है, और वो नहीं समझ पाते, बट लेट अस ट्राई कि अगर हम किसी 11th क्लास के नए बच्चे को मैं ये समझा पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, एक टफ बात मैं समझा पाऊँ जो कि आगे 5वें चैप्टर की स्टेट्स ऑफ मैटर की है, बट इस्तेमाल करने के लिए अगर किसी बच्चे को मैं वो बात अभी समझा पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो आइए देखते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर हम ये मरकरी फिल कर दें, ये कोई वेसल है, ये ऐसे करके ट्यूब है, और इसके अंदर ये ग्रे जो आपको दिख रहा है ऐसे करके, वो मरकरी है, लिक्विड, क्योंकि मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी फिल कर दें तो ये किसी हाइट तक चढ़ेगी। ठीक, अब ये जो यहाँ पर चढ़ी हुई है, तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो भी 1 एटमॉस्फेयर होगा, और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा हर तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम, और ये यहाँ पर भी जो है वो 1 एटीएम प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी। तो यानी मैं यूँ कहूँ, फिजिकली ये बोलूँ कि मरकरी को 1 एटीएम प्रेशर क्रिएट करने के लिए जितनी हाइट तक चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो फिर आपके फोर्स नीचे एग्जर्ट कर पाएगी, वो हाइट है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी फिल्ड कॉलम
एक्सर्ट अ प्रेशर इक्वल टू 1 ATM। यानी अगर किसी ट्यूब में मरकरी भरी हुई है तो वो 76 सेंटीमीटर तक जब वो हाइट में अपनी रेस करेगी तब वो इतना प्रेशर लगा पाएगी कि जो 1 ATM के बराबर होगा। तो इसीलिए हम प्रेशर को कई बार मरकरी हाइट के टर्म में भी व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि 1 ATM किसके बराबर है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी फिल्ड इन अ कॉलम। यानी कोई हमसे कहे कि भैया मेरा पता प्रेशर मेरी गैस का कितना एग्जर्ट हो पाया था, 38 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी फिल्ड कॉलम के बराबर। हम कहेंगे अच्छा 38 सेंटीमीटर यानी हाफ ATM प्रेशर। क्या मतलब हाफ ATM? मैं कहा देखो जब 1 ATM रहता था तो वो 76 तक चढ़ पाता था। अब तुम 38 बता रहे हो यानी 76/2, तो मैं इधर भी बाई 2 कर दूंगा तो 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 ATM। तो ये भी प्रेशर को व्यक्त करने का एक मेथड है। ठीक, तो अच्छा अब ये तो देखिए, अब ये तो आसान है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी 1 ATM ये किसके बराबर हो गया, 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर, अब हो गया 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी फिल्ड कॉलम। ठीक, 1 ATM इसके बराबर हो गया। ठीक, फिर एक और यूनिट होती है टॉर। ठीक, थॉर नहीं, थॉर हथौड़ा नहीं, थॉर नहीं, टॉर। तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यानी 1 ATM क्यों, जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, वो और क्या हो गया, 760 टॉर। तो अगेन दिस इज इजी, 760 टॉर। ठीक, अब ये देखिए NCERT का क्वेश्चन है, पहले ध्यान से पढ़िए। ठीक, 1.13 यानी फर्स्ट चैप्टर की 13th बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपने कही थी ये बात, हमने भी अभी समझी थी। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एज शोन बिलो। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है अंकल, ये हमको ही पता है, NCERT वाले अंकल। अब आप बताइए आगे, इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। अब ये देखिए, एयर जो नीचे है, जो पूरा एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो एग्जर्ट कर रही है, कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो प्रेशर किस वजह से एग्जर्ट कर रही है, देखिए mg मास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रेशर किस लिए एग्जर्ट करिए, mg वाला प्रेशर। धरती पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ पर जितने पे वो मास है वो इतना एग्जर्ट कर रही है। तो फोर्स एग्जर्टेड फिर क्या हो जाएगा आपके mg। तो अब मास हमको दे रखा है, देखिए बस मैंने क्या किया है कि 1034 ग्राम था, ग्राम को 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, तो और g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमको मालूम है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हमने mg निकाल लिया है, इतना आ गया है। ठीक, अब एरिया हमको दे रखा है, फोर्स तो निकल गई mg, एरिया हमको दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, ठीक, एरिया कितना दे रखा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया को हमने जो है वो, क्योंकि SI यूनिट में करना था ना, तो फोर्स भी हमने SI यूनिट में निकाली हो। एरिया की SI यूनिट क्या होगी, मीटर। तो एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर था, जिसमें 1/100 मीटर, तो उसका जब हम मीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। अब जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहने देंगे या ये सब करेंगे, तो वही आएगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। इसी को क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 ATM इज इक्वल टू, यानी एक एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ मीटर स्क्वायर, 101325। ठीक, अब ये देखिए NCERT का ही मैंने यहाँ स्नैपशॉट लिया हुआ है कि प्रीफिक्सेस रहते हैं जिनमें से सबसे कॉमनली यूज्ड होते हैं। देखिए 10⁻³ को हम क्या बोलते हैं, मिली, 10⁻² को सेंटी, ठीक, आपके 10⁻⁻1 को डेसी। तो ये आपके सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक, इस पे बेस्ड वॉल्यूम का टर्म्स हम देखते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स देखते हैं। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, हम 10th क्लास में पढ़कर आ रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ की भी SI यूनिट क्या होती है, मीटर। ब्रेड्थ की भी SI यूनिट क्या होती है, मीटर। हाइट की भी SI यूनिट क्या होती है, डायमेंशन की, मीटर। तो मतलब ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों जो है वो क्या कहते हैं, एक आपके वही लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, डायमेंशंस हैं। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी वॉल्यूम की, क्यूबिक मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्यूबिक मीटर जब कर रहे हैं तो 1 मीटर की जगह मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा, उसका क्यूब कर लिया, तो ये कितना हो गया,
10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, अब 1 क्यूबिक मीटर इट इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं। सब याद होनी चाहिए बातें, कॉपी में सब लिखने का है, सब प्रेशर भी जो अभी हमने पढ़ा सब कुछ लिखने का है। प्लीज़ प्लीज़ यू नीड टू राइट एवरीथिंग अप। यहाँ पर को हर चीज़ इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, सब इंपॉर्टेंट बातें कॉपी में मेरी होनी चाहिए सब, ताकि मैं उसका रिवीजन कर सकूँ बाद में। ठीक, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। मैं दुकान पे जाऊंगा, कहूँगा भाई ज़रा जो है वो क्या कहते हैं कि 1 लीटर रियल का जूस दे दीजिए। मैं उसके बदले ये भी बोल सकता हूँ कि भाई अगर मैं 500 ml लेने जा रहा हूँ, 500 ml, तो मैं बोलूँगा आधा लीटर ज़रा जो है वो रियल का जूस दे दिए, यानी 500 ml। ठीक, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो आधे लीटर में 500 ml होंगे। फिर 1 ml जो है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है, याद रखना है। 1 ml मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यूबिक सेंटीमीटर को और क्या बोलते हैं, वो सीसी। क्या बोलते हैं, सीसी। सीसी का जैसे आपने सुना होगा मारुति 800 सीसी। ठीक, 1000 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर उसका इंजन होता है, इसलिए नाम पड़ जाता है। ठीक, प्लस 1 लीटर में फिर 1000 मिलीलीटर होते हैं। मिलीलीटर को हमने क्या लिख दिया, सीसी। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी। ठीक, तो अब देखिए 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁶ मिलीलीटर। ये सब छोटे छोटे वो थे। फिर अब और देखिए डेसीमीटर क्यूब, उसका सिंबल ये रहेगा डीएम क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये भी हमको पता होना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर थे, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 1000 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखिए यहीं से मैं थोड़े से मैच्योर डिस्कशन करना चाहूँगा। अब मेहनत करें आप सब लोग और होपफुली हम लोग काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। ये देखिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन थी। ऑफिशियली ये गैस वाली इक्वेशन है। इट इज़ ऑफिशियली इट इज़ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर सिलेबस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑफिशियली तो ये वहाँ पर है, बट कुछ कुछ इसकी बातें हम अभी निकालेंगे यूज़ करने के लिए। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इट इज़ नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होती है, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर आपके यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रहता है और टी टेम्परेचर रहता है केल्विन में। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अब देखिए आर के बारे में अगर हम जानें तो आर क्या होगा, पी इंटू वी अपॉन एन इंटू टी। आर की वैल्यू जो है वो ये होती है 0.0821 अगर प्रेशर किस में हो, एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम किस में हो, लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स तो मोल्स में ही रहेंगे, टेम्परेचर किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। तो ये एक आर की ये वैल्यू है। इसको अलॉन्ग विद यूनिट आगे ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको अभी से ही इसको कॉपी में लिख लें और याद कर लें। एसआई यूनिट जो आर की है वो वही होगी जब आप प्रेशर की एसआई यूनिट लें, वॉल्यूम की एसआई यूनिट लें। मोल्स और केल्विन तो चलो हैं ही अपनी एसआई यूनिट में। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्यूबिक मीटर, मोल्स के तो ये आपके 8.314। अब देखिए न्यूटन मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर से ये रह गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर यानी न्यूटन क्या, फोर्स, मीटर क्या, डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसीलिए क्या है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। ये हमारे आर की वैल्यूज़ हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए आर बदला नहीं है, वो तो जब यूनिट बदली है तो वो आर की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज आर इज़ कांस्टेंट। अब देखिए बहुत ध्यान से, हमने एनटीपी कंडीशंस पढ़ी हुई थी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के। प्रेशर कितना हो 180 m, टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस ऐसे हालात में जो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो। किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो आपके जो है वो पानी ऑलमोस्ट आइस की फॉर्म में रहता है, तो वहाँ नहीं लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। वहाँ नहीं लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, पानी के लिए नहीं लगा सकते। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सब्सटेंस गैस हैं हम उन्हीं के लिए लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन, बाकी के लिए नहीं लगाएंगे। ठीक, अंडर कंडीशन ऑफ एनटीपी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। ठीक, ये हमने पढ़ा था। आइए अभी देख लेते हैं इसको और समझते हैं। मुझे आर की वैल्यू पता चल चुकी है।
नंबर ऑफ मोल अगर 1 है, टेम्परेचर मुझको पता है 273.15, प्रेशर मुझको पता है 1 atm। तो अब अगर मुझे n पता है, r पता है, t पता है, p पता है, सब वैल्यू रखूँ मैंने, n की वैल्यू रखी 1 मोल, r की वैल्यू रखी मैंने 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू रखी मैंने और प्रेशर भी रखा 1 atm। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो वॉल्यूम कितनी आएगी है 22.4 लीटर। यानी प्रूव हो गया बियॉन्ड डाउट कि 1 मोल जो हमारी गैस है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 22.4 लीटर इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेशर ऑफ 1 atm, इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए प्रेशर कितना है, मान लीजिए कि जब 1 बार हो, जब 1 atm है तो वो तो क्या कहलाएगा NTP। जब 1 बार हो और टेम्परेचर वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो क्या कहलाएगा STP। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर STP और NTP में कोई फ़र्क है? हाँ फ़र्क है, बता तो रहे हैं फ़र्क, लीजिए देख लीजिए। STP क्या है, 1 बार वाला प्रेशर। अब देखिए ATM, 1 ATM क्या होता है 1.01325 बार। 1 ATM इतना, यानी ATM बड़ा है, आपको बताया था ATM कितना है 1,01,325 और बार कितना है 1 लाख, तो ATM थोड़ा सा बड़ा हो गया, टेम्परेचर उतना ही हो। अब देखिए PV इज इक्वल टू NRT, यानी हम वही फिजिकली देखना चाह रहे हैं, अगर 1 मोल गैस को एक डिब्बे में रखा जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और डिब्बे का प्रेशर अगर हमको 1 बार लेकर आना हो तो कितना बड़ा डिब्बा रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने रख दीजिए 1 मोल, आर की यूनिट 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट भी हमने रख दी 273.15 केल्विन। अब प्रेशर की यूनिट ATM में कन्वर्ट करें क्योंकि ताकि कैंसिल आउट हो सके, तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार, इस नंबर से मैंने डिवाइड किया तो 1/1.01325 ATM इज इक्वल टू 1 बार। तो वो 1 बार की जगह ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर रख दी ताकि सब कट पिट के जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी 22.7 लीटर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, NTP क्या था 22.4 लीटर, STP क्या है 22.7 लीटर। लेट अस अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग प्लीज, फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल मीनिंग ये है कि यदि आपके पास में 1 मोल गैस हो और आपको उसको 273.15 केल्विन पे रखना है और आप चाहते हैं कि अंदर प्रेशर अगर 1 atm रहे तो एडजस्ट करके आपको वॉल्यूम कितनी रखनी पड़ेगी 22.4 लीटर्स। ठीक, बट वही आपके पास में 1 मोल गैस हो, टेम्परेचर वही हो, बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रेशर 1 atm ना हो के 1 बार हो जो कि थोड़ा सा कम है 0.98 atm के बराबर है, तब आपकी वॉल्यूम कितनी होगी 22.7 लीटर। यानी अगर प्रेशर अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आप चाह रहे हैं, प्रेशर थोड़ा सा कम चाह रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमने फॉर्मूला देखा था, गिवन वॉल्यूम एट NTP इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। वो फॉर्मूला NTP के बजाय STP पे चेंज हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम एट STP इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। यानी वही वाली चीज़ है, देखिए जो फिजिकल मीनिंग बताया था पिछली क्लास में कि कितने मोल्स हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट 1 atm प्रेशर, उनको उसी के हिसाब से डिब्बे में रखना पड़ेगा, तो उससे वॉल्यूम से मोल्स निकली चली आ रही है। अगर STP बोलेंगे तो क्योंकि 1 मोल STP पे कितना ऑक्यूपाई कर रहे थे 22.7, तो हमें डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा 22.7 से। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है भाई कि वो NTP लिखें और 22.4 लें तो ठीक है, बट वो STP लिखेंगे मगर यूज़ क्या करेंगे 22.4। करना क्या चाहिए 22.7, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ना चीज़ है, फेमस पड़ गया नाम, वही पड़ गया। जैसे वही मैं क्लास में एग्जांपल देता हूँ, भाई मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बंसल क्लासेस में, इससे पहले मैं ग्रेटर नोएडा में रहता था, ठीक, और वहीं पे पढ़ाता था। अब देखिए आप ध्यान से सुनिए, ग्रेटर नोएडा जैसी कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, ऑफिशियल उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, ऑफिशियल नाम ये है गौतम बुद्ध नगर, GB नगर। जो कि खुद वहाँ रह रहा होगा वो नहीं मालूम। अगर मैं ग्रेटर नोएडा में चला जाऊँ और वहाँ पूछूँ भाई साहब ये गौतम बुद्ध नगर कहाँ पड़ता है, तो खुद वहाँ की आधी पब्लिक कहेगी हमने तो आज तक ये नाम ही नहीं सुना सर, ये कहाँ है, पता ही नहीं है पब्लिक को।
तो जो पढ़ गया, नाम फेमस पढ़ना था, पढ़ गया, ग्रेटर नोएडा पढ़ गया, हम भी उसी नाम से जानते हैं ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। एक बार घर की रजिस्ट्री कराने गए, तब पता चला कि अच्छा वो सब पेपर में लिखा है गौतम बुद्ध नगर। मैंने कहा ये क्या, दूसरी जगह घर ले लिया क्या? नहीं, ग्रेटर नोएडा का ही नाम है गौतम बुद्ध नगर। तो वही STP पे लेना 22.7 चाहिए, बट लोगों को इतना चढ़ गया 22.4 कि वो NTP पे भी ले रहे हैं 22.4, वो तो ठीक है, बट STP पे भी ले रहे हैं कितना, 22.4। तो ये एक फैलेसी है। बच्चों ने पूछा था सर NTP STP में अंतर बता दिया, अंतर आपको बता दिया है, बट दुख की बात यह है कि वो STP लिख के भी 22.4 ही ले रहे होंगे। लेना नहीं चाहिए। NCERT ने एक आध जगह नहीं लिया है, बट NCERT का लेवल बहुत ऊपर है, बहुत अच्छी किताब है। ठीक, तो आपके ये डिफरेंस हमने देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से थोड़ा सा हमारा और डिस्कशन आगे बढ़ता है। ज़्यादातर जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हम कराएंगे वो सॉल्यूशंस के अंदर कराएंगे। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस दे टेक प्लेस इनसाइड द सॉल्यूशन। तो अब आइए पहले ज़रा सॉल्यूशन के बारे में हम जानते हैं। ठीक, सब नोट्स बनते चलेंगे, सब नोट्स बनते रहने चाहिए। मैं किसी भी दिन, ठीक, मैं किसी भी दिन कॉपी चेक कर सकता हूँ, किसी भी दिन कॉपी चेक कर सकता हूँ। आप, मुझे मालूम नहीं है, अगर मुझे किसी की कॉपी चेक करनी होगी तो मैं उस बच्चे के नोट्स मांगूंगा यहाँ पर कि व्हाट्सएप में नोट्स दे दीजिए। ठीक, नोट्स भेज दिए अपने फ़ोटो खींच के। और अगर नोट्स नहीं मिले तो आपको पता नहीं है, मैं आपके घर तक पहुँच जाऊँगा नोट्स देखने के लिए। तो इसलिए बिवेयर, ठीक, नोट्स रेगुलरली बनाते चलें। रैंडमली मैं किसी भी बच्चे से उसके नोट्स देख सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, यहीं पर मैं आपसे बीच में डिस्कशन करना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि बंसल क्लासेस ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। तो ये ऐप है हमारी, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमारे सारे लेक्चर्स इसी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो रादर दैन ऑन यूट्यूब आप अपने लेक्चर्स यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे। आपको असाइनमेंट, क्वेश्चंस, दूसरी चीज़ें भी, अभी तो व्हाट्सएप के थ्रू जा रहे हैं, वो इसके थ्रू असाइनमेंट सारे बच्चों को मिल जाया करेगा। तो ये एप्लीकेशन है, बहुत इजी टू इंस्टॉल है। दोनों तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। आइदर यू कैन डाउनलोड दी मोबाइल एप्लीकेशन, वो बेस्ट मेथड रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप लैपटॉप पे यूज़ करना चाहें तो वेब वर्जन भी है, तो इसको डाउनलोड करें ताकि मतलब इसको यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि सूनर और लेटर से, टुडे इज़ 8th मई, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 10 days और सो क्लास 11 स्टूडेंट्स वुड बी शिफ्टिंग ऑन दी ऐप प्लेटफॉर्म। ठीक, तो ये हमारी इन हाउस ऐप है, इंडिजीनियस, मतलब जो कि डेवलप हुई हुई है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो उसको आप जितना हैंड्स ऑन इस पर एक्सपीरियंस लेंगे अच्छा रहेगा। एनीवेज, लेट अस कैरी ऑन विद आवर डिस्कशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance whose composition may be varied within certain limits। ठीक, सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 सब्सटेंस का, जिसकी कॉम्पोजिशन में भी वैरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो ये देखिए, ये हम जैसे हमने पानी लिया हुआ, पानी में चीनी डाली और बहुत अच्छे से घोल दी। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। होमोजीनियस मीन्स कि यूनिफॉर्मली घुली हुई है। ठीक, तो वहीं पर सॉल्यूशन की बात आएगी कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए 2 सब्सटेंस का, जिनकी कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत लिमिट में वैरी कर सकें। बहुत ज़्यादा तो वैरी करेंगे तो होमोजीनियस ही नहीं रहेगा, बट थोड़ी बहुत लिमिट में वैरी कर सकें। सॉल्यूशन का पूरा कंसेप्ट होमोजीनियस के लिए एप्लीकेबल है। हेट्रोजीनियस क्या होगा कि सही से नहीं घुले। भाई पानी में आप रेत डालिए, देखिए वाटर में आप सैंड डालिए, आपको मालूम है नीचे बैठ जाएगी, सही से नहीं होगी। बट पानी में आप चीनी डालेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। होमोजीनियस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक, अब जो लोग सॉल्यूशन को बना रहे हैं वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। ये देखिए, जैसे ये सॉल्यूशन बना पानी और चीनी, तो पानी और चीनी यही क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं कि भाई इस सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट थे, साहब, पानी थे और चीनी था। ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं, ये तो सस्पेंशन है, हम पढ़कर आ रहे हैं 9th क्लास में। ठीक, आइए, सब्सटेंस विच मेक अप द सोल्यूशन आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, यानी पानी और चीनी ये उसके कंपोनेंट हैं, सोल्यूशन बन गया।
अगर सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, जैसे वहां पे था ही पानी और चीनी, तो वो क्या कहलाएगा? बाइनरी सोल्यूशन। इट विल बी रिगार्डेड एज बाइनरी सोल्यूशन। अब देखिए, जैसे पानी है और शुगर है, अब अगर इसी में अगर मैं सॉल्ट भी डाल दूं तो तीन चीज़ हो जाएंगी, फिर वाटर भी हो जाएगा, शुगर भी हो जाएंगे, सॉल्ट भी हो जाएगा, तो फिर बाइनरी नहीं कहलाएगा। बाइनरी मतलब दो चीज़ें, अगर हमने दो कंपोनेंट हैं तो बाइनरी कहलाएगा, तीन कंपोनेंट हैं तो टर्नरी कहलाएगा। बट वो चलिए नाम में आप मत पढ़िए, ठीक। अगर दो कंपोनेंट हैं तो बाइनरी कहलाएगा। वैसे पानी है, चीनी है, सॉल्ट है, बस नींबू और डाल दूँ तो शिकंजी बन जाएगी, शिकंजी, ठीक। तो यहाँ पर आप आइए देखिए, सल्यूट, सॉल्वेंट, कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट, ये बाइनरी सोल्यूशन हमने देखा, सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। अगर दो लोगों से मिलकर बना हुआ है तो बाइनरी सोल्यूशन कहलाएगा। सल्यूट, सॉल्वेंट, व्हाट डू मीन बाय सल्यूट एंड व्हाट डू मीन बाय सॉल्वेंट? देखिए बहुत कंफ्यूजन है पब्लिक को, पब्लिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सल्यूट और सॉल्वेंट में बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्लियर करिए, क्लियर करिए, क्लियर करिए। सल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, क्लियर करिए। Component whose physical state is same as that of solution is called solvent and other component is called solute। तो जो जिसकी फिजिक, बहुत ध्यान से देखिए, जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती होगी वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। और फिर दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या रहता है। जैसे देखिए, चीनी को हमने पानी में डाल दिया था और सॉल्यूशन भी लिक्विड था, घुला हुआ जो चीज़ निकल कर आई थी, सॉल्यूशन होमोजीनियस, वो लिक्विड था, और पानी भी लिक्विड था, तो इसलिए पानी यहाँ पर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और चीनी क्या कहलाएगी? सल्यूट। बट कॉपर सल्फेट में अगर मैं जस्ट वाटर ऑफ हाइड्रेशन 5 बूंदे डाल रहा हूँ और ये बन रहा है CuSO4.5H2O, जो कि सॉलिड है, ब्लू कलर का सॉलिड है, कॉपर सल्फेट .5H2O, तो सॉलिड अगर ये, तो कौन से कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट मैच कर रही है? कॉपर सल्फेट की। तो जी हाँ, कॉपर सल्फेट यहाँ सॉल्वेंट है और वाटर क्या है यहाँ पे? सल्यूट है। कॉपर सल्फेट सॉल्वेंट है, वाटर सल्यूट है। अब फॉर अ सोल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट्स हैव सेम फिजिकल स्टेट, एक ऐसा सोल्यूशन जहां बोथ द कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट सेम है सोल्यूशन से, मान लीजिए सभी लिक्विड है, तो सोल्यूशन भी लिक्विड है, कंपोनेंट भी लिक्विड है, वहां पर फिर वो बात आएगी जो कि आपको पहले पढ़ी हुई थी आपने, कि भाई जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट, और जो दूसरा वाला फिर क्या कहलाता है? सॉल्यूट। तो फॉर अ सोल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सोल्यूशन, देन कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज सॉल्वेंट एंड द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सल्यूट। ठीक। अब जैसे 95% अल्कोहल और 5% वाटर, ये हमने लिया हुआ है, ठीक। तो इसमें ये क्या है? सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल, और 5% वाटर क्या है? सल्यूट है। अभी 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आ रहा है आजकल हैंड सैनिटाइजर के लिए, तो उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा? सॉल्वेंट, और कम मात्रा में पानी या जो दूसरी चीज़ें डाली गई हैं वो क्या होंगी? सल्यूट होंगी। ठीक। अब ये जो हमने सॉल्यूशन बना लिया है और ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यहाँ से हम अपना डिस्कशन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि ये सॉल्यूशन जो बन गया है, यहाँ पर मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा अगला आर्टिकल स्टार्ट होने वाला है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आई रिपीट, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई 1 लीटर मेरे पास में पानी है, ठीक। मैंने उसमें 10 ग्राम चीनी घोल दी, तो मैं आपसे बोलूँ भैया इस यहाँ कितनी घुली हुई है चीनी? अब कहेंगे 10 ग्राम घुली हुई है 1 लीटर में, बस यही हो गई कंसंट्रेशन, यही हो गई, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। आइए पढ़िए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। यानी कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर कितना घुला हुआ है
वही क्या कहलाएगी, उसकी कंसंट्रेशन। तो अलग अलग टर्म में हम कंसंट्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, मास परसेंट वेट बाय वेट। मास परसेंट वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंट वेट बाय सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। ठीक, अब ये देखिए सॉल्यूशन बोला है यहाँ पर, सॉल्वेंट नहीं बोला है। क्या बोला है, ये सब अक्सर बच्चे भूल जाएंगे। सॉल्यूशन, जैसे अगर सॉल्यूट था मान लीजिए WA ग्राम्स, ठीक, और WB ग्राम सॉल्वेंट था, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मास परसेंट वेट बाय वेट, कोई यूनिट नहीं रहेगी क्योंकि इससे यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ये भी एक मेथड है। कितना मास सॉल्यूट का घुला हुआ है, कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। अब जैसे इसी में देखिए, जैसे सपोज करिए मेरे पास में ये लिखा हुआ है 8% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। अगर ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए, तो इसका फिजिकल मीनिंग ये होगा कि 8 ग्राम NaCl घुला हुआ था 100 ml ऑफ वाटर में, 100 ml ऑफ वाटर में, ताकि जब उसकी परसेंटेज ऐसे 8/100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 8%। तो 8 ग्राम NaCl घुला हुआ था 100 ml ऑफ वाटर में, 8% आपके वेट बाय वॉल्यूम, ये हो गया। आइए नेक्स्ट थर्ड मेथड क्या आ रहा है हमारा, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब आपके सॉल्यूट की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम इनटू 100। लिक्विड्स के केस में ये अक्सर लिया जाएगा। यहाँ के बाद से अब इंपॉर्टेंट मेथड्स आ रहे हैं हमारे, ठीक। अगला मेथड क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मेथड क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। शर्त यह है कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम लिक्विड रहेगा किस में लेनी है, लीटर्स में। तो स्ट्रेंथ की यूनिट प्री डिसाइडेड है क्या, ग्राम्स पर लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक। तो स्ट्रेंथ की यूनिट डिसाइडेड है ग्राम्स पर लीटर। लिखते चलना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है। इस क्लास में हम बस अभी इसके फॉर्मूलेज देख रहे हैं, अगली क्लास पूरी इसकी एप्लीकेशन पर ही बेस्ड होगी, ठीक। अब ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, शायद कभी पब्लिक के कानों में पड़ा हुआ भी हो, भले ही समझ में नहीं आया हो, बट शायद कभी कान में पड़ा हुआ हो। मोलैरिटी, 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 ठीक, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है, ये भी मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी जो चीज़ हमने घोली हुई है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी में इधर मोल्स और इधर लीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कैपिटल M, कैपिटल M। जैसे कैसे करेंगे हम ये सवाल, कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे, ये देखिए। जैसे ये सपोज करिए कि ये मेरे पास में 1 लीटर वाटर है और इसके अंदर मैंने Na2CO3 घोल दिया से 53 ग्राम्स सोडियम बाइकार्बोनेट घोल दिया और अब अच्छे से घुल गया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। अब हमसे पूछा कि भाई मोलैरिटी का बताइए, तो देखिए सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, Na2CO3, क्योंकि वो तो घुल जाएगा पानी में, सॉल्वेंट पानी रहेगा, सॉल्यूशन भी लिक्विड रहेगा, पानी रहेगा। तो अब मोलैरिटी क्या होता है, फॉर्मूला आपने लिखा, कॉपी में लिखा, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी किसके मोल्स, Na2CO3 के मोल्स। अब देखिए मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, निकाल लीजिएगा 106, तो ये कितना हो जाएगा 0.1
5, यानी मोल्स कितने हैं 0.5 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, यानी मोलैरिटी कितनी हो गई 0.5 मोलर, मोलर मोलर। उसको हम फिर शॉर्ट में और क्या लिख देंगे 0.5 कैपिटल एम, 0.5 कैपिटल एम। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। फाइंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ, मुझे एक मेथड ऑफ कंसंट्रेशन अभी पढ़ा था हमने, और मोलैरिटी। रिलेशन फाइंड करें स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में। ठीक, वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, नहीं हो तो फिर देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, फाइंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। देखिए मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कम ऑन आई नो इट, मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम, गिवन मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसके मोल्स निकल कर आए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स ऐसे ही लिखा रहने दिया। अभी देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये अभी तो हमने देखा था, इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी की जगह, इतने हिस्से की जगह तो मैंने ये क्या लिख दिया, स्ट्रेंथ, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम नॉट क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी रिलेशन क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। मोलैरिटी इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। ठीक, ये रिलेशन आ गया। अगला क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन। लाइक दिस सिंबल, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ऐसा ही, इसको जाय बोलते हैं हम। तो जैसे दो सब्सटेंस है, मान लिए ए है और बी है, ए के मैंने कितने मोल्स डाले एन ए, बी के कितने मोल्स डाले एन बी। एक इनमें से सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा, उससे कोई इतराज़ नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इनको अगर मान लीजिए आप ऐड कर देंगे तो जाई ए प्लस जाई बी वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, साई ए प्लस जाई बी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन, वेरी सिंपल, मोल फ्रैक्शन किसी का भी दे सकते हैं। ठीक, अब अगला हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्या आता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलल, 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 सिंबल क्या है, स्मॉल एम, ध्यान रहे। मोलैरिटी का सिंबल क्या था, कैपिटल एम। और मोलैलिटी, मोलैलिटी इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मगर वो मास किस में हो, केजीज के अंदर हो, तो वो क्या होगी, मोलैलिटी। तो ये कुछ हमने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन यहाँ पर हमने देखे। अब देखिए जितने भी हमने मेथड पढ़े हुए, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, ठीक, वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। देखिए जितने भी मेथड पढ़े, अभी छोटा है मैं इसको इनलार्ज कर दे रहा हूँ। मास परसेंट, वेट बाय वेट, यहाँ वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है। ठीक, मास परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, वॉल्यूम टर्म इज देयर। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऑफ कोर्स वॉल्यूम का टर्म इज देयर। स्ट्रेंथ, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का टर्म इज देयर।
मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का टर्म इज देयर। जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है तो वॉल्यूम भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। यानी कितने टेम्परेचर पे वही उतना ही, आप उतना ही पानी ले लें, उतना ही पानी ले लें, एक टेम्परेचर पे वो उतनी वॉल्यूम दिखाएगा, किसी दूसरे टेम्परेचर पे कोई और वॉल्यूम दिखा देगा, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमने अभी तक मेथड पढ़े, मास परसेंट वेट बाय वेट, सॉरी मास परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, ठीक, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये सारे जो मेथड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि ये टेम्परेचर पर निर्भर कर रहे हैं, ये टेम्परेचर पर निर्भर डिपेंड कर रहे हैं। बट मास परसेंट वेट बाय वेट ये, और मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी कि हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी है कैपिटल एम, मोलैलिटी है स्मॉल एम, में ज़्यादा बेहतर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या है? तो आपका आंसर होगा कि मोलैलिटी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। मोलैरिटी में हमारी टेम्परेचर पे भी निर्भरता है, क्योंकि जहाँ जहाँ वॉल्यूम आएगी वहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो ये हमारे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का एक बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल का काम हुआ, जो कि हमने देखा, जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए इस क्लास का आप लेक्चर नंबर 5 के बाद का होमवर्क देखने का टाइम आ गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर्स में एनसीईआरटी का होमवर्क दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी का होमवर्क देने के बाद में डीपीपी नंबर 1 दी गई थी। एनसीईआरटी एज वेल एज डीपीपी, इसका मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ, वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड वील बी हैविंग अ जूम सेशन वेरी सून, वी आर प्लानिंग अ जूम सेशन within 2 to 3 days in which we are going to discuss those questions और आपके जो भी डाउट्स हैं। ठीक, यहाँ पर हमारे लिए अब डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 3, ये देखिए यहाँ पर आप देखते चलें, डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 3, डीपीपी नंबर 4, ये 3 डीपीपीज आ चुकी हैं। ठीक, स्टिपुलेटेड टाइम में इनको करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मार्क्स वार्क्स तो ऐसे ही लिखे हुए हैं, डेट वेट, टाइम है जैसे 30 मिनट्स है, कोशिश कीजिएगा। बहुत मुश्किल है, अभी इनिशियल स्टेज है आपके लिए कि, बट अगर कर पाएँ तो क्या कहने। ठीक, को मुश्किल इसलिए, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स नॉट, हो सकता है कि किसी बच्चे से, मैं बिलीव नहीं, हो सकता है कि 30 मिनट में किसी बच्चे से 2 क्वेश्चन हो पाए, हो सकता है 30 मिनट में किसी बच्चे से एक भी सवाल नहीं हो सकता है 30 मिनट में किसी बच्चे से 5 सवाल हो पाएँ, किसी से 6 हो पाएँ, किसी से 2 हो पाएँ। आसान क्वेश्चंस ये नहीं है। पिछली डीपीपी में कुछ आसान क्वेश्चन थे, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। इस पीपी में आसान तो बहुत ही कम सवाल हैं, कम है क्वेश्चंस, मुश्किल क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ज़्यादा मात्रा में हैं। बट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। मैं उम्मीद करता हूं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने के बावजूद भी कुछ लोग कर, मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट हाँ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक,
तो वेलकम टू बंसल क्लासेस। डीबीपी नंबर 2, 3 और 4 आपका इंतज़ार कर रही हैं। होमवर्क में ये अभी ग्रुप में ये आपको पोस्ट हो जाएंगी, ये डीबीपीज ये भी आपको करनी रहेंगी। इनके भी डाउट्स आप इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन कर लिया, दिखाने के लिए अपना होमवर्क दिखा सकते हैं। सल्यूशन मैं डिटेल सल्यूशन सबके भेजूंगा, होगा तो वीडियो भी बना देंगे उसका। और जूम सेशन तो एक हमारा 2-3 दिन के अंदर हम प्लान कर ही रहे हैं, से 10th और बाई 10th और 11th ऑफ मे वी आर प्लानिंग अ जूम सेशन फॉर बुल्सआई इंजीनियरिंग 1 बैच आप लोगों के लिए। और भी जो बच्चे उसमें आना चाहें, 11th एंट्रेंस वाले भी अगर हैं वो ये लेक्चर अटेंड कर रहे आना चाहें तो आ सकते हैं, नॉट एन इशू। ये डीपीपी की बात हो गई। डीपीपी नंबर 1 आपको पिछले लेक्चर नंबर 4 के बाद मिल चुकी थी। दिस इज डीपीपी नंबर 2, लेक्चर नंबर 5, 3 एंड 4 3 डीबीपीज है, क्योंकि वीक में अभी हमारे 2 लेक्चर हैं। तो अब हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे, 3-4-5 दिन का गैप रहेगा। तो रोज़ आप एक एक डीबीपी ट्राई कर सकते हैं और टच में रहिएगा। ये तो हो गई बात डीपीपी की। फिर जैसे कि आपको बताया था कि हमारा मॉड्यूल है, ये हमारा आवर मॉड्यूल इज़ देयर। ठीक, मॉड्यूल हमारा है ये। और ये ठीक है, मेरा पास कवर पेज है, वो नॉट एन इशू, आपको कुछ डिफरेंट टाइप का कवर पेज मिलेगा। बट ये हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो नोन एज मोल कंसेप्ट, इसका मॉड्यूल है। मॉड्यूल हमारा छप चुका है, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। इतने क्लोजर्स के बावजूद भी हमारे यहाँ इन हाउस फैसिलिटी है मॉड्यूल प्रिंटिंग की। तो मॉड्यूल हम अपना छाप चुके हैं, प्रिंट कर चुके हैं। तो ये 2 नंबर्स आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। मिस्टर रंजीत इज़ देयर एंड मिस्टर विल्सन इज़ देयर। यू कैन कॉन्टैक्ट आइदर ऑफ देम और यहाँ इनसे आप मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हैं विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स। जब आपको मालूम है कि 1 बजे तक कुछ लॉकडाउन में टिल 1 PM रिलैक्सेशन है, तो आप जाके मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हैं। पहले फ़ोन कर लीजिए, कोऑर्डिनेट कर लीजिए, फिर चलिए। ये नहीं कि वहाँ घुस गए 15-15, 20-20 लोग चले गए, ठीक, और सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी मार दी। ये नहीं करते, प्रॉपर वे में जाके अपना मॉड्यूल कलेक्ट कर सकते हैं। एक बार फ़ोन करके पूछ लें कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एज अ वैलिडेटरी प्रूफ मॉड्यूल कलेक्ट करने के लिए। ये नहीं कि आप अपने रामू शामू को भेज दिया आपने कि जाओ ज़रा मॉड्यूल ले आओ इनको फ़ोन करके, ऐसे नहीं। पूछ लीजिएगा फ़ोन करके कि हमें मॉड्यूल कलेक्ट करना है, व्हाट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी शोन टू कलेक्ट द मॉड्यूल। तो ये अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के मॉड्यूल की। अभी तो मैं डीपीपी से क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट आने वाले समय में, और वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप मॉड्यूल कलेक्ट कर लें, क्योंकि फिर हम उसी से क्वेश्चन देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ये मॉड्यूल से रिलेटेड बात हो गई, होमवर्क से रिलेटेड बात हो गई, ठीक। जो भी डाउट्स हों, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस हों, आप भेजते रहिए, मैं उनको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। कई बार थोड़ी देर भी हो जाएगी, क्योंकि हमारा 12th का भी बैच है, और जो लोग अभी जेईई मेंस और एडवांस और नीट दे रहे हैं उनका भी बैच है। बट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे के डाउट बताए जाएँ। मतलब कई बार कुछ थोड़ी देर हो सकती है, तो हम सॉरी फॉर दैट, बट अपनी साइड से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं सारे ही टीचर्स आप लोगों के बेटरमेंट के लिए। और आपसे भी यही उम्मीद करी जा रही है कि आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे, ताकि आप भी कुछ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अच्छा तभी कोई फील कर सकता है जब वो मेहनत कर रहा हो, और मेहनत करने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। आदत डालना, हैबिट में लेकर आना बहुत से लोगों को मेहनत की हैबिट ही नहीं रहती। वो 15 मिनट बैठेंगे और फिर वो एकदम सैचुरेट हो जाएंगे। तो लाइक हार्ड वर्क की हैबिट डालिए, अभी से इंकलकेट करिए वो चीज़ अपने अंदर। सो विद दिस नोट वी एंड लेक्चर नंबर 5। हम आगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड दूसरी चीज़ें हम आने अपने अपकमिंग लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।